Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो विवेक, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। मैं संतोष कुमार आपका टेक्स्ट बुक पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं सर? मैं सही हूँ विवेक। तो विवेक, मैं जानना चाहूंगा, अपने बारे में कुछ बताइए। कहाँ से हैं आप और सर, क्या मेरा नाम क्वालिफिकेशन? विवेक भारद्वाज है। मैं पठानकोट पंजाब से बिलोंग करता हूँ। ओके। यस सर। तो विवेक, आपने ग्रेजुएशन कब किया कंप्लीट? ग्रेजुएशन सर मेरा 2017 में हो गया था। बीटेक मैकेनिकल में मैंने जो है ग्रेजुएशन किया था। किस कॉलेज से? श्री साई कॉलेज है सर, पठानकोट में है। वहीं से किया है। और यस सर। तो कब आपको एहसास हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर की ओर रुझान कब से हुआ? मतलब पहले इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर में कई बार होता है बच्चों को, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में कई बार होता है, इंजीनियरिंग में अपना प्लेसमेंट में बैठे नहीं हुआ, फिर लगा कि नहीं मुझे अब गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जाना है। मतलब कब आपको एहसास हुआ कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की प्रिपरेशन करनी है? बेसिकली सर, जैसे मैं पठानकोट से हूँ तो यहाँ पे जो है आर्मी, एयरफोर्स और ये काफी ज्यादा है। ओके, तो हाँ। मैंने उनकी लाइफस्टाइल देखा है सर। तो वहाँ पे जो रिस्पेक्ट है, वहाँ पे जो उनका लाइफस्टाइल है, मतलब जैसे वो जीते हैं तो उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर था मैं। ओके, मतलब जो आपको रिस्पेक्ट डिफेंस में मिल रही है वो और कहीं पे कंपैरिजन नहीं मिल सकती। तो बिल्कुल। इन बिटवीन बीटेक में ही मैंने जो है प्रिपरेशन जो है वो सोचा था कि डिफेंस फोर्सेस में जो है अपना करियर जो है बनाना है। ओके, तो एट अ टाइम जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो एफ कैट जो है वो मैंने क्लियर कर लिया था इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो उसके बाद जो है फिर इंटरव्यू देने के, लेकिन वहाँ कॉन्फ्रेंस आउट हो गया मैं। ओके, बैक टू बैक 4 टाइम्स वैसे एफ कैट क्लियर किया था मैंने। और ऐसे ये जो जर्नी है ये स्टार्ट हुई थी प्रिपरेशन के लिए। ओके। तो प्रिपरेशन जैसे होता है कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, बच्चों का कई बार होता है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करते हैं, मैं भी बच्चों से मिलते रहता हूँ, तो वो उनका फिर ये होता है कि सर कॉलेज की भी पढ़ाई होती है, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो फिर कैसे टाइम आपने निकाला? मतलब टाइम आउट कैसे, किस तरीके से टाइम को मैनेज किया कि नहीं चलो इसके साथ मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करनी है अलग से, क्योंकि ऑब्वियसली आउट ऑफ द सिलेबस है, ये चीजें अलग है, ये सिलेबस बिल्कुल अलग है, दोनों का डिफरेंट सिलेबस है। बेसिकली सर, जैसे हम देखते हैं तो बीटेक में जो है हमारे पास काफी टाइम होता है। जैसे मतलब एग्जाम अगर हम देखें तो एग्जाम जो है वो 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में रहते हैं। हाँ तो जी। आप इन बिटवीन जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ। प्रीवियस ईयर पेपर के तो साथ। बेसिकली आपको बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम को जो है वो देखना पड़ेगा कि उसमें क्या एग्जाम आपसे क्या मांग रहा है। ओके। तो आपको वो पैटर्न समझना पड़ेगा। और एक बार अगर आपको वो पैटर्न समझ आ जाता है तो आपके लिए आसान होगा कि मुझे किस चीज पे जो है वो ज्यादा ध्यान देना और कैसे प्रिपेयर करना। बिल्कुल सही बात आपने बोला कि बेसिकली क्या होता है एग्जाम में बच्चों को अगर प्रीवियस ईयर देखने के बाद खुद को पता चलता है कि आप किस पानी में हो और हाँ, कहाँ आपको लैकिंग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है। क्योंकि वैसे तो ये सिलेबस 10th तक का है, जितने भी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एप्टेट हो, सीसैट हो, मतलब या जो भी हो, तो वो सब में लगभग 10th लेवल का एग्जाम है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने स्टार्ट किया तो पहला पेपर सबसे पहले आपने कौन सा दिया था? एफ कैट ही दिया था सर मैंने FCAT फर्स्ट टाइम। दिया। ओके, उसके बाद उसके बाद एफ कैट, फिर सर रेलवेज के एग्जाम दिए थे। रेलवे का भी एग्जाम दिया। और उसके बाद एमएचआई भी दिया था, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का। ओके, आईबी का। यस सर। तो उसके बाद फिर एसएससी और ये अभी स्टार्ट कर दिया है, तो एसएससी भी क्लियर है मेरा। ओके। तो प्री में सबसे पहले अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बीटेक कंप्लीट किया, तो बीटेक कंप्लीट करने के बाद क्या कोई ऐसा प्रिपरेशन थी कि मुझे जॉब करना है या नहीं, मतलब चलो जॉब के साथ? बेसिकली सर, जॉब भी मैं साइड बाय साइड अभी कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने 2017 में एफकेट दिया था तो फर्स्ट टाइम मैं कॉन्फ्रेंस आउट था। ओके। तो सेकंड टाइम जब मैं गया तो मार्क्स काफी अच्छे थे, 226 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 300। ओके। तो दिमाग में ये चल रहा था कि हाँ, फर्स्ट टाइम अगर कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा हूं तो इस बार तो रेकमेंड हो जाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन वहां पे जो है वो आप जज नहीं कर सकते कि हम्म। आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और जो आपकी परफॉर्मेंस है वो किस लेवल की। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मैं स्क्रीन आउट हो गया था वहां पे। ओके। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये चल रहा है, गुड है, मतलब अगर आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो अच्छी बात है और ये चलता रहेगा। लेकिन दिमाग में एक टाइम पे ये भी आने पड़ता है कि जैसे हमने ग्रेजुएशन किया है या बीटेक किया है या कुछ भी किया है, तो इसकी जो वैल्यू है ये धीरे धीरे कम होती रहेगी। बिल्कुल, ये तो तो सही बात इसलिए है। फिर मैंने एट द एंड ये भी सोचा कि मुझे एक जो है साइड बाय साइड एक जॉब चाहिए, ओके। ताकि अगर कुछ इस तरफ ना हो सके तो मेरा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काउंट होता रहे, जो कि मुझे
इन दी एंड कुछ ना कुछ गेन ही करवाएगा और एक्सपोजर भी मिलेगा मुझे डे टू डे लाइफ में। तो बिल्कुल। फिर मैंने जॉब भी साथ में जो स्टार्ट कर ली थी HDFC बैंक में। ओके ओके। बैंक में मैंने जॉब भी स्टार्ट किया साथ में, और साइड बाय साइड अपनी जो तैयारी भी करता रहा, और उस टाइम पे भी मैंने जो है वो एग्जाम फिर से क्रैक कर लिया था। ओके, तो ये तो काफी बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे बार बार पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या सर जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन होती है, तो कैसे मैनेज जैसे वैसे बैंकिंग का जॉब तो वास्तव में अपने आप में बहुत टफ जॉब होता है, क्योंकि वो चीजें नहीं होती है कि आप गए 2 4 5 घंटा जॉब करके चले, क्योंकि बैंकिंग का एक पूरा प्रेशर वर्क होता है। जी, मॉर्निंग में 10 टू मतलब 10 बजे अगर बैंक आप जाते हो एंट्री करते हो, तो शाम में 6 7 मतलब 6-7 बज जाते हैं। 7 बजे। बेसिकली सर आपको यही होता है कि जो आपके प्रीवियस नोट्स हैं हम्म। या जो एग्जाम का भी पैटर्न है, आपको वो पूरी तरीके से फॉलो करना होता है। Okay, मतलब मिनिमम आपको ये याद ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं से भी टाइम निकालना है अपनी स्टडीज के लिए, चाहे आपने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी रिवीजन करें, okay. चाहे आप डेली का 2 to 3 आवर्स निकालें, लेकिन आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन में रहना ही रहना है। हाँ, ये काफी अच्छा पॉइंट आपने बोला कि रेगुलर होना बहुत जरूरी है। ऐसा ये नहीं। यस सर। हाँ, कैसे ये होता है कि कई बार बच्चों को मैंने देखा है, स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो जब जोश, हाँ 4 5 दिन काफी स्टडी किया, फिर 2 3 दिन वो बिल्कुल शांत रहे, या 4 दिन 5 शांत रहे, फिर 5 दिन बाद उनको। तो यह बहुत एक अच्छा मैसेज आपने बताया कि जॉब करने के साथ भी अपने अगर आप रेगुलर 2 घंटे भी निकाल रहे हो, दिस इज गुड। मतलब वो प्योर वाला 2 घंटे होना चाहिए, मतलब प्योरिटी के साथ इस तरीके से। और वो होता है कि सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है। कई बार बच्चे जैसे आप भी सेलेक्ट हुए, कई बार आपके साथ पास जो आपके साथ दोस्त होंगे, या आपके जो आपके कजन होंगे, या आस पास जो भी होंगे, तो पूछते जरूर है, खास करके और भी स्टूडेंट जो देखेंगे वो पूछेंगे जरूर कि कितने घंटे स्टडी। तो आपसे अगर कोई सवाल ये पूछा है कि कितने घंटे स्टडी करने चाहिए, हाउ मेनी आवर्स, तो क्या आप इसके लिए क्या जवाब देंगे? देखिए सर, अगर आपके 3 to 4 आवर्स भी जो हैं वो एकदम मतलब रेगुलर स्टडी है विदाउट एनी इंटरप्शन, मतलब आपने फोन पास में नहीं रखा हुआ या आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है। मैं सर ना इंस्टाग्राम चलाता हूँ ना फेसबुक चलाता हूँ। ये बहुत बड़ी तो सेक्रीफाइस है ये, बिल्कुल। तो इससे क्या होता है सर, आपके पास फोन जो है वो अगर नहीं पास है तो आपकी जो स्टडी होगी वो 4 घंटे की जो है वो आपको 6 घंटे का जो है वो रिजल्ट देगा। आउटकम जो होगा वो 6 घंटे का होगा। तो बिल्कुल मतलब जितना भी आप एक शांत माहौल में बैठ के या बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल जितना भी आप करेंगे विदाउट एनी डिस्टरबेंस या आपका ध्यान कहीं और नहीं है। बेसिकली हमारा होता क्या कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो फिजिकली हम वहीं होते हैं, लेकिन माइंड हमारा जो सोशल मीडिया या कहीं और हमने कोई चीज देखी होती है वहां घूम रहा होता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी आपकी स्टडी हो वो आपकी एक बिल्कुल ध्यान से की हुई स्टडी हो। मतलब चाहे आप 3 घंटे भी निकाल रहे हैं या 4 भी निकाल रहे हैं तो वो आपको डबल आउटकम ही देंगे, अगर वो एक मतलब बिल्कुल आपने ध्यान से की हुई स्टडी है आपकी। ओके, तो और मैं जैसे जानूं, जैसे आप जॉब कर रहे थे, जॉब में एक होता है कि ऑफिस का भी प्रेशर होता है, तो वो फिर होता है कई बार आप ऑफिस की काम में ऑफिस में ही छोड़ के आते हो, कई बार होता है कि ऑफिस की चीजें घर पे भी पहुंच जाती हैं, तो जो आपकी पढ़ाई। बिल्कुल आपकी सही बात है सर, मतलब प्रेशर तो रहता है दिमाग में। और कई बार मैं जो है खुद भी पढ़ नहीं पाता था क्योंकि दिमाग में वो प्रेशर रहता था कि कल ये काम करना है, वो काम करना है। हाँ जी। तो उस टाइम पे बस यही होता था कि जो करंट अफेयर्स जो हैं या कुछ वो है वो आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार दिमाग जो है वो नहीं चल पाता अगर दिमाग में कुछ प्रेशर है या कुछ और है। तो बिल्कुल। आप जो है सही तरीके से अपना जो है वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। ओके। आपका दिमाग जो है वो एक ही तरफ लगा रहेगा, लेकिन आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल आपको उसे समझा के रखना है कि जो मुझे चाहिए वो इससे कहीं मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है वो, तो बिल्कुल मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है। जो बिल्कुल। अभी चल रहा है इज वेल एंड गुड, मैं अपने लिए अर्न कर रहा हूँ या हम्म, अपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जो एट द एंड मुझे जो चीज चाहिए वो बिल्कुल। मुझे पढ़ के ही मिलेगी। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब अगर 100 कदम की छलांग लगानी, तो 2 4 कदम अगर पीछे आ भी पीछे रहे जाना पड़ता तो है, तो दिक्कत नहीं है। वो जरूरी है। तो मैं जो एक जज कर रहा हूँ, मैं जो एक देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि आपने जो बीटेक के टाइम पे मतलब इंजीनियरिंग के दौरान में भी आपने प्रीवियस ईयर को अच्छी तरीके से पढ़ा था या आपने प्रिपरेशन कर ली थी, तो वो आपको एक बेस वैल्यू दे दिया, यस ताकि आई थिंक अगर आपने जॉब में जब आप सेक्टर में गए, तो बिल्कुल आपको जीरो लेवल से शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी मतलब बिल्कुल सर, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो पहले से प्रिपरेशन की थी उसी ने हेल्प किया ड्यूरिंग दी जॉब। हाँ, अगर मैं कहता कि मैं जॉब के साथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं तो वो पॉसिबल नहीं। वो इम्पॉसिबल था। मतलब जो एक लर्निंग फेज था वो आप पहले ही निकाल चुके थे, जी और बस वो उसके पास रह गया कि चीजें, हाँ हमने एक रिवाइज कर लिया, एक बार अच्छी तरीके से चीजों को समझ लिया, तो जॉब के साथ साथ अगर हम 3 घंटे 4 घंटे भी निकाल लें और सिंसियरिटी के साथ, तो वो प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको बेनिफिट देगा और फाइनल रिजल्ट की ओर ले जाएगा।
Yes, sir. अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीटेक बैकग्राउंड से, जिला आपका तो बीटेक बैकग्राउंड से, तो मैथ्स आपका सही था, शुरुआत से भी होगा, और अच्छा मैकेनिकल ब्रांच से, तो दिस इज गुड, मैथ्स होता ही अच्छा। लेकिन मैं आप कभी ऐसा उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिनका मैथ्स बिल्कुल नहीं है, वो बोलते हैं कि मैथ्स में मैं जीरो, मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए उनको ऐसा कि उनको मैथ्स में एक इंटरेस्ट आए? यस सर, मैथ्स सर बिल्कुल, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मैथ्स में काफी ज्यादा जो है बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है कि मैथ्स मतलब अच्छा नहीं है, या क्योंकि हमने जो मैथ्स पढ़ा होता है सर, उससे जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स मिलता है वो काफी डिफरेंट होता है। बिल्कुल क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है बिल्कुल बेसिक से, आपको एक्स एंड वाई लेके जो है मैथ्स को सॉल्व करना है। लेकिन जो आजकल डिमांड है एग्जाम की, वो आपसे स्पीड मांगती है और अटेम्प्ट्स मांगती है कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हो तभी आप कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगा सर, वो है कि आप एक बुकलेट ले लीजिए, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए। बिल्कुल उसमें चैप्टर वाइज आपको हर एक जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे परसेंटेज है चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस है, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे मैं करता था, मैं मतलब ऐसे करता था कि 10 चैप्टर जैसे हैं जो अर्थमेटिक के, उनको ले लिया। तो बेसिकली उनके 4 to 5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के मैं डेली करता था। ओके तो मतलब अराउंड आप देखें तो एक दिन में 50 क्वेश्चन हो रहे हैं और हर एक चैप्टर का गो थ्रू हो रहा है। ओके, मतलब ये बहुत अच्छी बात बताया आपने कि मतलब एक चैप्टर को आज नहीं बनाना है, मतलब हर चैप्टर के 4 क्वेश्चंस उठाने हैं, मतलब हर चैप्टर के मतलब यस 4 क्वेश्चंस उठाने हैं। मतलब अगर मेरे पास 15 चैप्टर है या 12 चैप्टर या 14 चैप्टर है तो 56 क्वेश्चंस हो गए या 48 क्वेश्चंस हो गए। इट मींस अगर ओवरऑल स्टूडेंट 50 क्वेश्चंस तो बनाते ही हैं, लेकिन वो एक ही चैप्टर के 50 क्वेश्चंस बनाते तो बहुत बोरिंग भी हो जाता है। तो काफी अच्छा आपने बात बताया बच्चों के लिए, मतलब दिस इज गुड, ये काफी अच्छी नई चीज लोगों को देखने को मिलेगा कि उसने हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन उठाए। इट मींस एक रिवीजन का रिवीजन हो गया, हर चैप्टर रोज उसके टच में भी आ गया, और आई थिंक एक इंटरेस्टिंग भी लगा कि हाँ इस गुड पेपर की तरह मजा आया। कि हम ऐसी गलती कर देते हैं कि सर परसेंटेज के 50 क्वेश्चन लगा लिए, तो उससे क्या होता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट जो है वो छूट जाएगा। बिल्कुल हमारे दिमाग में ना फॉर्मूलाज रहेंगे या ना कुछ रहेंगे। तो बिल्कुल बेसिकली आप अगर एक दिन में इतने नहीं कर पाते तो आप डिवाइड कर लीजिए, 5 चैप्टर आज कर लीजिए, 5 कर लीजिए, हाँ, तो मतलब ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन उठाने हैं तो 10-10 चैप्टर भी तो उठा लेंगे, तो 2-3 मतलब 60 चैप्टर भी अगर पूरा अर्थमेटिक एडवांस मिला के कर दें, मतलब बहुत ज्यादा, वैसे 60 चैप्टर है ना, मतलब 30 चैप्टर भी हैं, तो आई थिंक सफिशियंट है, 3 दिन में भी रिवीजन हो जाएगा पूरा। ओके, तो मैथ्स आपने इस तरीके से किया। मैथ्स के लिए ये मुझे बेस्ट लगा सर। और जो क्वेश्चन मुझे टफ लगता था या जो लगता था इंपॉर्टेंट है, ओके उसके मैंने अलग से कॉपी लगा रखी थी, उसमें अलग अलग चैप्टर्स बना रखे थे। ओके तो मैं उनमें वो नोट करता रहता था कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है या एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए अच्छा है, तो मैं उनको उसमें नोट डाउन भी करता था अच्छा, साइड बाय साइड। मैं जानना चाहूंगा कि जैसे बच्चों का एक बहुत बड़ा होता है मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट वो सोचते हैं कि यार मॉक टेस्ट अभी दूंगा, सिलेबस खत्म होगा तब ना। तो ये जो एक मिथ है कि सिलेबस खत्म होगा तब मॉक टेस्ट दूंगा, और मेरा ऐसा मानना है कि सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है। जी बिल्कुल सर, ये बात आपने बहुत सही कही है कि ये तो मिथ ही है कि हम कहते हैं कि हाँ, मॉक टेस्ट जो है वो एट द एंड लगाएंगे, या हम एग्जाम से महीना या 15 दिन पहले लगाना स्टार्ट। तो ये जो एक मिथ है, इसको आपने कैसे तोड़ा, मतलब कब से आपने मॉक टेस्ट बनाना शुरू किया और कैसे कैसे मॉक टेस्ट आपने मॉक बना? टेस्ट सर, मैं तो टेक्स्ट बुक से 2017 से ही जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली मैं बताऊं तो 2017 से पहले क्या होता था, हम ऑफलाइन जो है मॉक प्रीवियस ईयर पेपर लेते थे, हाँ। उनको लगाते थे। लेकिन जो हमें ऑफलाइन बुक मिल रही है उसका प्राइस और जो ये टेक्स्ट बुक है ये आपके पॉकेट फ्रेंडली है। तो मतलब आपको एक बार टेस्ट पास लेने पे हाँ जो जी, है सभी एग्जाम जो है वो ओपन हो जाते हैं और किसी का भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो पहले से मैंने जैसे डिफेंस के लिए तैयारी कर रहा था, मॉक उसी का लगाता था। अब बिल्कुल जैसे एसएससी का किया तो मैं एसएससी का भी स्टार्ट किया है ऐसे। जैसे इनके लाइव टेस्ट आते हैं या जो प्रीवियस ईयर हैं या जो टेस्ट हैं वो लगाने स्टार्ट किए थे मैंने फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके। क्योंकि बुक्स में जो है आपको जी मतलब जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब से मॉक टेस्ट, तो शुरुआत में तो बहुत कम मार्क्स आते होंगे ओवरऑल? बहुत कम मार्क्स आते थे, क्योंकि याद तब क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज कर रहे हैं तो सिर्फ परसेंटेज के ही क्वेश्चन निकले। बिल्कुल अगर कोई और चैप्टर का क्वेश्चन आ गया तो उस टाइम पे आपका दिमाग जो वो नहीं चल पाएगा। और एग्जाम सबसे ज्यादा डिमांड ये करता है कि आपका दिमाग जो है वो मल्टीटास्किंग में होना चाहिए, कि मतलब अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं अगला कोई और क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकें। तो इसके लिए आपको पहले से ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ओके। और ये ट्रेनिंग आपकी मॉक से ही होगी, क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आपको पता लगेगा कि कैसे मुझे कितना टाइम किस
पोर्शन को देना है या कितनी जल्दी जो है अपनी स्पीड से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने बोला, एक बहुत शानदार चीज ये बोला कि आपका जो माइंड है, मैंने भी एक सुना था, एक बार एक बच्चे से भी मेरी बात हुई तो उसने बोला था, बहुत अच्छी बात उसने बोली थी कि जो चीज आपने बोला उसने एक अलग तरीके से बोला था कि सर आपका जो माइंड है ना उसको इस तरीके से, जैसे सांप चलता है, सांप का जो डायरेक्शन हर सेकंड उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो उस तरीके से आपका माइंड बिल्कुल चलाना होगा ताकि कि कभी अचानक ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो गए तो अचानक प्रॉफिट लॉस, मल्टीटास्किंग की तरह से आपका माइंड में चलना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो पेपर में उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि यह चीज वास्तव में सच्चाई कि सिर्फ नॉलेज से पेपर नहीं निकलता है। नॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास काफी नॉलेज और काफी साल तैयारी करते हैं, नॉलेज तो हो जाता है लेकिन उसके पास एक अच्छी प्लानिंग नहीं होती है। तो मैं चाहूंगा कि एक अच्छी प्लानिंग आपके हिसाब से जो आपने प्लानिंग किया, जैसे मैथ को और भी सब्जेक्ट आपकी, इंग्लिश थी, रीजनिंग था, जीएस का बहुत बार होता है बच्चों को जीएस एक समंदर है, कहाँ से शुरुआत करें, तो आपने जीएस की प्रिपरेशन कैसे की थी, किस तरीके से? सर बेसिकली जीएस जब मैं स्टार्ट किया था तो करंट अफेयर्स में पढ़ता ही था, जैसे न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, ओके तो वो तो मैं डेली पढ़ता हूँ और उसमें से जो नोट्स होते हैं वो मैंने अलग से कॉपी लगाई है, वहाँ पे भी ओके नोट करता हूँ। ओके तो बाकी जीएस के लिए मेन जो है सर, पहले मैंने लूसेंट से ही स्टार्ट किया था, ओके तो लूसेंट ही मैं पढ़ता, जैसे हिस्ट्री उसमें पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ा और बाकी सब भी किया। तो बेसिकली धीरे धीरे ये समझ आने लग पड़ता है कि एग्जाम जो है वो डिमांड जो है वो अलग अलग करने लग पड़ता है। आप बिल्कुल जैसे अभी आप पैटर्न देखेंगे तो एसएससी भी जो है वो एनसीईआरटी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल आपकी एक अप्रोच ये भी होनी चाहिए कि आपको थोड़े कंसेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर होने चाहिए जीएस में भी। बिल्कुल बिल्कुल और डे टू डे जो भी चल रहा है उसके अगर आप टच में हैं तो जीएस जो है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल तो आप उसके लिए टेक्स्ट बुक पे भी रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि मेनली मैंने भी वहीं पे रिलाई किया कि करंट अफेयर्स जो है वहां से कर लें। जीएस की क्लासेस भी काफी अच्छी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो आप लूसेंट जो है वो मेरे हिसाब से अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो काफी अच्छी बुक है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब एक बार लूसेंट की बुक बना ले, फिर मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं तो मॉक टेस्ट में कई बार नई नई चीजें वो आप नोट्स कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस रिवीजन बहुत जरूरी है। लूसेंट एक बार पढ़ेंगे तो आपको नहीं होगा। इतना गेन नहीं हो पाएगा, तो आपको 2 से 3 बार उसको करना पड़ेगा। और आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे? ये नोट्स अलग से हैं। ओके, स्कूल काफी सही है, अच्छा आपने बताया। अच्छा, रीजनिंग के लिए क्या किया था आपने? रीजनिंग के लिए सर मैं पहले मैंने जो है अरिहंत की बुक जो आती है वही जो है एक बार लगाई थी। ओके तो एक बार में जो है कंसेप्ट क्लियर हो गए थे इसमें, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग इतनी ज्यादा टफ नहीं होती। टफ नहीं है वहाँ, वो बिल्कुल। आपको मॉक टेस्ट में ही जो है उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अराउंड 40 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं आराम से। अच्छा, एक चीज मैं और भी आपके साथ जानना चाहूंगा, जैसे आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपके साथ कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपके दोस्त होंगे जो प्रिपरेशन करते होंगे, तो उनमें से बहुत कम लोग सेलेक्ट हुए होंगे, ये सच्चाई है। तो आपने ऑब्जर्व तो जरूर किया होगा कि उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिर वो उन्होंने क्या ऐसी गलतियां की। मतलब मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं, तो आप दोस्तों में से जैसे मान लो 10-15 दोस्त जिससे आपके साथ होंगे, जो आप दूसरे को जानते होंगे और उन्होंने प्रिपरेशन किया होगा, तो लेकिन आपने ऑब्जर्व तो जरूर किया कि इसने ये मिस्टेक है इसलिए आज ये सिलेक्टेड नहीं है, तो क्या मिस्टेक्स आप निकालना चाहेंगे? बेसिकली सर हमारा एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका जो है वो हमें सबसे ज्यादा गाइडेंस देता है कि हम कैसे एग्जाम निकाल सकते हैं। ओके तो जो मैंने चीज देखी है सर स्टूडेंट्स में, वो ये है कि हम लैक करते हैं टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसएससी की ही बात करता हूँ जी तो आपको 60 मिनट मिलते हैं और अराउंड आपका 100 क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, जिसमें 25-25 क्वेश्चन हर एक पोर्शन के हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको ऐसा करना है कि अगर आप जैसे मैं बता देता हूँ कि मैं जीके से स्टार्ट करता था और विद इन मेरा टारगेट होता था कि 6 to 7 मिनट्स में मैंने जीके जो है उसको निकाल देना है। बिल्कुल मतलब 5 to 6 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन है उनको हटा दूंगा। एंड करके उसके बाद मैं इंग्लिश में जाता था। इंग्लिश में भी अराउंड मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स, बस ओके। और उसके बाद रीजनिंग और लास्ट में मैथ्स। क्योंकि अगर आप मैथ्स को स्टार्टिंग में पकड़ लेंगे तो किसी ना किसी क्वेश्चन में जाके आप स्ट्रक हो जाएंगे और वहीं पे आपका जो है दिमाग आपको आगे नहीं जाने देगा और टाइम वहीं पे निकल जाएगा। सेम केस रीजनिंग में भी होता है। तो आप पहले वो पोर्शन जो है वो चूज करें जिनमें आपको ये पता है कि हाँ यहाँ तो मुझे आता होगा, यहाँ तो मुझे नहीं आता होगा। बिल्कुल तो आप जीके से स्टार्ट कर लीजिए, जीएस को आप कर दीजिए 5 to 6 मिनट्स मैक्सिमम आपको वहां लगने चाहिए। 5 से 6 मिनट से ज्यादा वहां नहीं लगाना है। वहां से आप गो थ्रू करिए, जो नहीं आ रहा है उसको आप लीव कर सकते हैं और बाद में आप उसको फिर से देख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ओके आप इंग्लिश पे जाइए, इंग्लिश को भी विद इन 7 to 8 मिनट्स में करने की कोशिश करिए।
फिर उसके बाद रीजनिंग, और लास्ट में आप जितना टाइम दे सकते हैं मैथ्स के लिए रखिए, अराउंड 25 टू अगर 30 मिनट्स भी आप दे रहे हैं मैथ्स को, तो आप जो है मैक्सिमम 20 प्लस जो है क्वेश्चन वो मैथ्स में कर पाएंगे। तो बेसिक स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, आपको घड़ी की तरफ देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस घर पे ही ऐसी होनी चाहिए मॉक टेस्ट पे बिल्कुल। कि आप जो है टाइम के हिसाब से चलें, कितना इतना टाइम लगाया तो इतना टाइम मेरे पास बचा है तो इसको अब इस चीज में लगाना है। तो ये चीज बहुत ज्यादा प्ले करती है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी नहीं, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इस चीज पे काफी ज्यादा हम रिलाई करते हैं अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। बिल्कुल, काफी अच्छी बात आपने बताया कि मॉक टेस्ट की इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि पेपर के दिन लगे कि कोई एक अगला मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ। जी मतलब बिल्कुल सर। ये जो प्रेशर है ना पेपर का, वो प्रेशर बच्चों को खा लेता है, इसलिए क्योंकि वह उसकी प्रैक्टिस है। मतलब मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगा, ओवरऑल मतलब अप्रोक्सीमेशन कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए होंगे लगभग, अराउंड सब टोटल? अराउंड तो सर काफी ज्यादा होंगे, अगर मैं सभी एग्जाम की बात करूं लगभग अराउंड फिर भी 100 प्लस होंगे सर शायद। बहुत सही, बहुत। और वो भी सीरियस वाला। कई बार जी होता है बच्चों को मैं देखता हूँ कि मॉक टेस्ट शुरुआत किया देना, मतलब आधे घंटे दिया, पूरा नहीं देखे वो क्विट कर जाते हैं। तो वो नहीं, एक सीरियस नोट्स वाला जो मॉक टेस्ट होता है कि मतलब एक टेंशन लेके कि मुझे इतने मार्क्स आए हैं तो अगले में इतना टारगेट सेट करके इतने मार्क्स लाने हैं। तो यह जो टेंशन है, यह टेंशन अगर वो झेल के 150 मार्क्स दे दिए, तो फिर मुझे जैसा आपने बताया कि फिर वो फिट हो जाता है कि हमें वॉच भी नहीं देखना है और हमें पता चल जाता है कि चीजें हमारा इतना टाइम में ये निकल गया, अब इतना टाइम में ये चीजें करनी है। तो काफी सही है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर से पहले प्रेशर ले लेते हैं, रिजल्ट का प्रेशर पहले वो ले लेते हैं, अभी तो पेपर भी नहीं दिया। तो कई बार आपके साथ भी ऐसा प्रेशर तो हुआ ही होगा, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? प्रेशर तो सर रहता ही है दिमाग में कि मतलब जैसे एग्जाम आ रहा है तो हम कैसे मतलब इसको कर सकें। तो बिल्कुल बेसिकली सर आपको जो है बिल्कुल काम डाउन रहना है, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट तो लगाए हैं और एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कुछ कि अलग से ही पूछ लेंगे। अगर अलग से पूछेंगे तो वो सबके लिए सेम ही होगा। बिल्कुल बाकी आपको अपना 100% देना है सर, और रिजल्ट जो है वो तो बाद में आने की बात है, लेकिन पहले एग्जाम में जो है आपको 100% देना है और बिल्कुल शांत होकर देना है। अगर आप उसी टाइम पे नर्वस हो जाएंगे तो वो जो है आपका उस दिन का और जो आपका बाद में आने वाला रिजल्ट है वो दोनों को हैम्पर करेगा। अच्छा तो आपको एक बिल्कुल आराम से काम डाउन होके जाना है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है एग्जाम से पहले बिल्कुल तैयारी में, तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। तो जितना आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी उतना ही आप में कॉन्फिडेंस होगा और आप वहां पे उतना ही बेहतर करके आएंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि ये प्री में जैसे मार्क्स, प्री में कितने मार्क्स आए थे आपके? किस एग्जाम में सर, सीजीएल या सीएचएसएल में? रियल में 147 है सर मेरे। 147, और मेंस में? अभी मेंस का होना है सर अभी जनवरी में। अच्छा, इसमें सीएचएसएल वाले में? इसमें सर 138 के अराउंड है। 130। तो ये होता है जैसे मॉक में मार्क्स देते आते हैं मॉक, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि मॉक में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं। तो ये कब, वो सबके साथ होता है जब आप मॉक देते हैं, तो आपको कब लगा कि कितने मॉक के बाद आपका मार्क्स जो है अचानक इंक्रीजमेंट हुआ लगभग? सर अराउंड जब आप मॉक देना स्टार्ट करेंगे तो पहले तो आपके कम ही आएंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपको जो है समझना पड़ेगा कि कैसे आपको एग्जाम देना है और कैसे। ओके। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका एक जो है पॉइंट आएगा जहां से ना आपके मार्क्स आगे बढ़ेंगे ना कम होंगे, हाँ, तो एक उस पे कॉन्फिडेंस आप जो है स्टक हो जाएंगे। स्ट्रक हो जाते हैं, हाँ। उस टाइम पे आपको जो है बिल्कुल अपनी कमियों को ढूंढना है कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ ओके। और कहाँ पे मुझे जो है वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, ताकि जो है मैं इस पॉइंट से, जो आपका पॉइंट है जहाँ से ना आपके मार्क्स आगे बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, उससे आगे जाना है। क्योंकि आप एक बार उस पॉइंट से आगे निकल जाते हैं तो फिर आपके लिए ये जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी और आपको खुद ये लगेगा कि हाँ अब जो है मैं एग्जाम में अच्छा जो है स्कोर वो कर पाऊंगा। मतलब वो कमी खुद निकालना होगी, क्योंकि वह कोई हेल्प नहीं कर सकता उस कमी को नहीं। निकालने के लिए, वो आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, जैसा आपने बताया। और वह चीजें होगी सिर्फ मॉक टेस्ट पर, और खुद को कंसंट्रेट करने से ही पता चल पाए कि आपकी वीकनेस कहाँ है, किस पॉइंट को, लूप होल से कहाँ से वो पानी बाहर आ रहा है जिसको मैं बंद करूं, और ताकि फाइनली फ्लो और ऊपर जाए। काफी सही आपने बताया। तो और मैं फाइनली लास्ट में ज्यादा तो नहीं पूछूंगा, मैं लास्ट में ये जानना चाहता हूँ कि कई बार होता है चीजें जो सच्चाई में होती है कि हम एक ह्यूमन बॉडी हैं, जो मेरा हमारे इंसानों में होता है कि एक
ह्यूमन बॉडी में 14 से 24, 26, 27 ईयर्स तक में स्टेबिलिटी नहीं आती है। हाँ, एक बचपना अल्हड़सापन रहता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें जो होती है, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया से दूर रहना, और भी दोस्तों, फ्रेंडशिप, रिश्तेदारी, काफी सारी चीजें होती है। इनमें बहुत ज्यादा डाइवर्जन होता है। तो आपने खुद को कैसे रोका इन चीजों डाइवर्जन से? बेसिकली सर मुझे बुक्स पढ़ने का काफी शौक है, तो मैं नॉवेल्स जो है वो पढ़ता रहता हूँ। ओके। तो उससे जो है काफी ज्यादा सर मतलब गाइडेंस मिलता है कि लाइफ में जो है आपको कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है और कैसे अपने आप का जो फोकस है वो बनाए रखना है ओके। लाइफ में। मेरे साथ नहीं है, काफी लोगों के साथ भी ऐसा होता ही है कि हम एक पॉइंट पे आके ये सोचने लग पड़ते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, बिल्कुल। क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिलता है। बिल्कुल। और हम एक जगह ही वो स्टेबल हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, या हमें कोई रास्ता नहीं दिख पाता है। तो उस टाइम पे हमें सेल्फ मोटिवेशन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली वाले भी अगर आपकी मेहनत देख रहे हैं तो वो भी आपको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप सच्ची मेहनत कर रहे हैं तो वो भी, उनको भी पता लगेगा कि नहीं ये मेहनत कर रहे हैं तो इनको टाइम देना चाहिए। और बाकी आप कुछ नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, जैसे काफी अच्छी नॉवेल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे मैं एक अगर स्पेशली अगर बताना चाहूँ तो एक आती है नॉवल 12th फेल जो है वो है, और मनोज कुमार शर्मा जो आईपीएस है उनकी लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी उसमें एक लाइन लिखी है, अगर आप कहें तो मैं उसमें बता देता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने लिखा है उसमें कि बाहर का अंधकार जो है वो समस्या नहीं है, बिल्कुल। समस्या तब होती है जब हमारा मन जो है वो सुविधाओं के लालच में समझौतों के अंधकार में पड़ जाता है। वो शानदार लाइन लिखा है, बहुत शानदार चीजें। हाँ जी। मतलब वही है कि आपको समझौता जो है वो नहीं करना। अगर आपने कुछ सोचा हुआ है कि लाइफ में ये करना, तो आपको समझौतों मतलब उस लालच में नहीं पड़ना है कि हाँ बस समय निकल रहा है तो समझौता कर लेता हूँ। अगर आपने कुछ सोचा हुआ है तो आप जरूर उसके लिए फाइट करिए। बाकी अगर आपके लिए होगा तो उससे कुछ बेटर ही लिखा होगा और आप उसको जरूर अचीव करें। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ये कई बार होता है बच्चों का, जैसे वो क्वेश्चन बनाया, जैसे वो मैथ्स का बना रहे, रीजनिंग के क्वेश्चंस बना, अचानक वो नहीं बना, तो फिर वो तुरंत चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाए, तो वो सॉल्यूशन तुरंत देख लेते हैं, या किसी टीचर से सोचते हैं या पूछ लूं, तुरंत तुरंत उनके पास आंसर चाहिए। तो क्या ये सही चीज है आंसर देख लेना, या मतलब उसको खुद से लास्ट टाइम तक फाइट करना चाहिए? और बच्चे ये सवाल जरूर पूछते हैं कि सर यही नहीं पता चलता शुरुआत कहाँ से करूं, और जब वही नहीं बन पाता तो बहुत बोरिंग होता है, फिर वो गिव अप कर देते हैं। तो इसके सर मेरे केस में भी सेम, मैंने ऐसे काफी ज्यादा देखा है। तो कई बार तो एक क्वेश्चन पे मुझे आधा घंटा भी लग जाता है ओके। अगर सॉल्व नहीं हो रहा। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जिसका लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो उसमें मैंने आधा घंटा या एक घंटा भी कई बार लग जाता है सोचने में कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो उसका बेसिक यही है कि आप बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़िए बिल्कुल कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। बिल्कुल। तो आप उसको पढ़िए और खुद से उसको कोशिश करिए, कम से कम उसको 15 से 20 मिनट, अगर कोई बात नहीं अगर नहीं हो रहा तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और वो आपको लाइफ टाइम जो है वो कंसेप्ट याद रहेगा। अगर आप सॉल्यूशन देख लेते हैं तो वो विद इन 5 to 10 मिनट्स में वो आपको दिमाग से निकल जाएगा कि हाँ आपने सॉल्यूशन देख लिया। बस जब तक आप खुद हाथ से नहीं निकालेंगे उसको तब तक जो है वो आपके लिए एक वो नहीं बनेगा, मतलब मोटिवेशन का कारण नहीं बनेगा कि हाँ ये मैंने खुद किया है। और जो आपका सॉल्यूशन होगा वो ऑनलाइन सॉल्यूशन अवेलेबल से भी ज्यादा बेटर होगा, ये आप खुद नोट करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना 100% दीजिए उस क्वेश्चन के लिए। तो आपकी डेडिकेशन यही होनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन अगर स्ट्रक हुआ है तो मुझे चाहे आधा घंटा लग जाए चाहे 1 घंटा लग जाए, मुझे ये निकालना है, मैं तभी आगे बढ़ूँ। तो ये कई बार होता है ना कि इससे टाइम लैप्स होता है, शुरुआत में जैसे हमने चैप्टर लेके बैठे और क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बनने, 2 क्वेश्चन बना फिर अटक गए, फिर वो एक ना इंटरेस्ट नहीं पैदा होता, फिर वो गिव अप करके छोड़ देते हैं। ये जो गिव अप इतनी जल्दी कर देते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब उनको लगता है कि नहीं टाइम सॉल्यूशन, जैसे कई बार होता है स्टूडेंट होते हैं आंसर देख लिया सर टाइम तो बच जाएगा, मैं उसको दोबारा 3 बार पढ़ लूंगा। तो बेटर है तुम 3 बार पढ़ लो, तो उससे बेटर कि तुम एक ही बार में उसको टाइम देख उससे बनाओ, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि उसके लिए सर मैंने वही बताया कि बोर हो जाता है जब हम एक ही चैप्टर के कई क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन एक चैप्टर के निकाल लिए, 21वां जाके जो है वो आपको स्ट्रक हो गया, तो उस टाइम पे कई बार हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि इतने क्वेश्चन निकालने के बाद ये क्वेश्चन नहीं निकल। तो उसके लिए बेसिक अप्रोच यही होनी चाहिए कि आपका जो है हर एक चैप्टर पे जो है वो होना चाहिए कि अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं दूसरा करिए। अगर एक चैप्टर में फंस गए, एक का नहीं निकल रहा है, तो एक इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी नहीं निकल रहा है
बिल्कुल आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए। बिल्कुल अगर वो दिन में नहीं निकला तो आपका दिमाग इस तरह से ट्रेन होता है कि पूरा दिन आपके दिमाग में वही क्वेश्चन घूमता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, और रात में जाके चाहे दिन में आके आप उस क्वेश्चन को फिर पकड़ेंगे और सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात बताया बिल्कुल। ये और ये चीजें जो होती है, और सच बताऊं मैं आपको तो विवेक, कि ये चीजें ना फील की जा सकती है। अगर आप किसी को यह चीजें बताओगे तो वो उसे समझ में नहीं आएगा। मैंने कई बार बच्चों को भी बताया कि बच्चे आपने ऐसे क्वेश्चन बनाया, वो आपके माइंड में एक क्या होता है ना, जैसे मेमोरी का चीजें होती है, वो एक लेयर पे जाके बैठ गया और वो क्या करता है, अपने आप वो सर्च कर रहा है, वो गूगल सर्च जैसे होता है, वो माइंड खुद को सर्च कर रहा है और फाइनली एक टाइम के बाद वो खुद का रिजल्ट वो खुद ही रिप्लाई दे देता है कि इसको ये चीज ऐसी थी। चाहे अभी नहीं आएगा, तो मेरे साथ ऐसे होता था कि दिन में कोई क्वेश्चन देखा है वो नहीं निकला। कई बार जैसे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि बुक्स पढ़ी, उसका सोल्यूशन मिल गया तो आगे चल पड़े। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सोल्यूशन एक्टिव ही नहीं मिलेगा, तो वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप दिन में वो क्वेश्चन देख रहे हैं तो रात तक आपको सोल्यूशन आपका दिमाग खुद ही दे देगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं। ये सच्चाई बात है और ये बहुत सही बात आपने बताया। और ये बच्चों का एक्सपीरियंस से चीजें समझ में आती है, दूसरे बच्चे भी इस चीजों को सीखेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि अगर सामने वाले की चीजें ऐसी हो रही, और ये सच्चाई है कि माइंड खुद को ही रिवर्ट कर देता है कि ये चीजें ऐसी हैं। अच्छा, मैं और एक लास्ट में एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे इंग्लिश के वोकैब बच्चे बोलते हैं कि सर एक इधर से पढ़ो एक इधर से भूलते चले जाते हैं, इधर से पढ़ो इधर से भूलते चले जाते हैं, तो उसके लिए कैसे किया आपने प्रिपरेशन अच्छी इंग्लिश? जैसे मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहा था, ओके। तो उसमें से जो कुछ वर्ड्स लगते थे, वो जो इम्पोर्टेंट लगते थे या जो रिपीट हो रहे हैं काफी ज्यादा, उनको मैं नोट डाउन करता था एक अलग से कॉपी में। बाकी टेक्स्ट बुक पे भी मैंने जो है काफी ज्यादा जैसे आप कहते हैं कि इंग्लिश का अलग से एक आता था फॉर बिगिनर्स, फॉर मीडिएट, और जो आपके जो है एडवांस लेवल का, तो वो भी क्वेश्चंस मैंने लगाए थे उसमें। और मॉक टेस्ट में जो आपको वर्ड्स दिखते हैं, आप मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो मॉक टेस्ट में आपको वो क्रैप के वर्ड्स मिल रहे हैं या जो भी ईडियम फ्रेजेस आपको मिल रहे हैं या कुछ एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि हाँ ये हटके हैं कुछ या ये एग्जाम में आने के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप उन्हें नोट डाउन करिए एक अलग से अपनी नोटबुक। जो कि आपको अब क्या होता है कि लास्ट टाइम में हम जाके क्या कहते हैं, इंग्लिश की अगर मैं बुक पकड़ूंगा तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। बिल्कुल तो उस टाइम पे जो लास्ट टाइम पे आपको वही काम आएंगे जो आपने इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं या जिनमें आप चीजों में आप स्ट्रक हुए हैं, तो आप बिल्कुल। उनको करके जाइए और इंग्लिश में आप अच्छा ही स्कोर करेंगे। ये मैंने खुद नोट किया है चीजों को। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि लास्ट में कि एक बिगनर्स जो बच्चा अभी बीटेक स्टार मतलब आई थिंक ग्रेजुएशन मतलब प्लस 2 करके निकला है, अब वो आई थिंक ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड में, तो क्या उसको कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम सफिशिएंट होना चाहिए कि उसका मतलब कम से कम मतलब सीजीएल सीएचएसएल कहीं ना कहीं किसी चीज को क्रैक कर ले? सर जो भी स्टार्टिंग कर रहा है, जो ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर रहा है, तो वो जो है अपना टाइम उस तरह से निकाल सकता है कि जैसे आप मान लीजिए 3 to 4 आवर्स उसके लिए इनफ है। ओके। क्योंकि अगर वो एक एक घंटा भी हर एक सब्जेक्ट को दे रहा है और बिल्कुल ईमानदारी से दे रहा है, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा जो है गेनफुल होगा एट द एंड ऑफ जब वो एग्जाम में बैठ रहा है। बैठ रहा है। तो 3 to 4 आवर्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। बाकी जो है हर एक स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अलग से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 to 4 आवर्स अगर वो हर एक सब्जेक्ट को दे रहा है, ऐसे नहीं कि अगर मैथ्स कर रहा है तो मैथ्स ही कर रहा है। नहीं क्योंकि आजकल डिमांड ये है कि आप एक सब्जेक्ट के सहारे जो है वो कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल। आपको मल्टीपल जो है वो हर एक तरीके से जो है बेहतर होना है। मतलब 100% कोई भी नहीं मांग रहा आपसे कि आप अगर आप मैथ्स की कर रहे हैं तो आप 100 out of 100 लेके आइए। तो बस ये है कि रीजनिंग कर रहे हैं तो आप अगर नियर अबाउट 40-45 के आसपास भी रह रहे हैं तो एग्जाम आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिकली आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि मुझे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अपनी कमांड रखनी है। बिल्कुल। मतलब ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाके मैं बैठा हूँ और मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तो ठीक है लेकिन जीके में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बिल्कुल। तो वो भी जो है आपको कहीं ना कहीं से सेटबैक देगा। तो इसलिए आपको हर एक चीज पे उतनी ही कमांड रखनी है और बराबर में ही कमांड रखनी है। जो आपका सब प्रिपरेशन करिए उसे और स्ट्रॉन्ग करिए, और जो वीक है उसमें आप जो है बेहतर तरीके से और प्रिपरेशन करते रहिए। लास्ट में विवेक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 5 चीजें आप हमें ये बताइए कि क्या क्या चीजें जो आपने बेस्ट जो बेस्ट किया, जो दूसरों से बेटर किया, ऐसी चीजें बताइए जो बच्चों को करना चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी भी बताइए जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी बातें जो बच्चों को निश्चित करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें जो आपको डाइवर्ट करती है उनको नहीं करनी चाहिए। लास्ट मैसेज क्या है आपका?
मतलब जो सर मुझे डाइवर्ट करते हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब जैसे जो कुछ चीजें ऐसी जो आपने किया, बेस्ट किया, बच्चों को भी वो चीज करनी चाहिए। कुछ ऐसी निगेटिव बातें कि जो यहाँ चीजें बच्चों स्ट्रगल फंस सकते हैं, हो सकता है आपको भी लगा होगा कि हाँ चलो आप निकल गए, हो सकता है जल्दी, उस बच्चे वहां वही रुक जाते हैं और फंस जाते हैं और फाइनली आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वह चीजें भी बताई कि आप इन चीजों को अवॉइड करो और इन चीजों को आप करो और फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे फिर। तो पहले जी सर। अवॉइड करने वाले ही बताइए कि क्या क्या नहीं करनी चाहिए, बाद में बताइएगा कि क्या क्या करनी चाहिए चीजें। और बेसिकली सर जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया जो है वो आजकल सबसे बड़ी ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए। तो हम पॉइजन। बेसिकली हम क्या करते हैं कि सर सोशल मीडिया को हम जैसे देखते हैं, हम देखते हैं कि हाँ एक टाइम पास का जरिया है, या हम थोड़ा अपना मूड चेंज कर लेते हैं, लेकिन हम एंड अप कैसे होते हैं, लोगों को अपने से ज्यादा अच्छी हालत में देखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम देखते हैं कि हम ऐसी हालत में है, कोई जो है वो कहीं पे कुछ एंजॉय कर रहा है या कहीं पार्टी। घूमने जा रहा है, तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि हम यार प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई वहां पे एंजॉय कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में एक वो आ जाएगा कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी ये सब करना चाहिए, या आप डाइवर्ट हो जाएंगे कि नहीं यार वो ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। और ये आपको जो है काफी ज्यादा सेटबैक देगा, मतलब आप जो है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल। फर्स्ट मेरा यही होगा कि सोशल मीडिया जितना कम हो सके आप उतना यूज करिए। हाँ, अगर आप बेसिकली अपने फ्रेंड से टच में रहना चाहते हैं तो आप टच में रह सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि जितना हो सके दूर। उतना उसमें से दूर रहिए, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो एक जगह स्टेबल रहे और आप आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। क्योंकि ये बेसिकली ये होता है कि हम एक बार जब स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम स्टार्ट की, तो हम एक बार स्टार्ट करेंगे तो 1 या 2 घंटा कहाँ निकल जाएगा हमें खुद भी नहीं पता लगेगा। तो इसलिए आपको वो टाइम अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं किसी बुक पढ़ने में या कहीं और लगा रहे हैं, तो वो आपको एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ गेन ही करवाएगा। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया से जितना आप दूर रह सकते हैं मेरे हिसाब से उतना आपको रहना चाहिए एज ए स्टूडेंट लाइफ, और बाद में भी आपको इससे जितना हो सके उतना कम यूज करना चाहिए। आप अपने फैमिली मेंबर से कनेक्ट रह सकते हैं या अपने फ्रेंड से कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो है आप जितनी लिमिटेड रखेंगे ये आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। दूसरा एक सिस्टम और है कि हेल्थ इशू भी बहुत होता है बच्चों के साथ, क्योंकि उसने स्टडी किया, अक्सर वीक में 2 दिन बीमार ही है, तो फिर वो जी। पढ़ाई का एक ना ब्रेक टूट जाता है। अगर आप स्टडी कर रहे हो अचानक बीमार पड़ गए, फिर वो पढ़ाई का एक ना ब्रेक टूट जाता है। तो उसके लिए किस तरीके से खुद को दिन भर में। बेसिकली जैसे आपके पास मैं कहता हूँ कि आपके पास टाइम है काफी, तो जैसे अभी मैंने बताया कि आप अगर कहीं से टाइम निकाल रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो आपकी बॉडी है ये टेम्पल ऑफ सोल है। तो अगर आपकी बॉडी ही जो है वो ठीक नहीं रहेगी तो आप अपनी कंसंट्रेशन भी नहीं रह पाएंगे। तो आप बेसिकली जैसे एक वॉक के लिए जा सकते हैं इन द इवनिंग, जैसे मैं अभी जाता हूँ, मैं रनिंग करने के लिए जाता हूँ, तो 1 आवर जो है वो मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए रखा है फॉर एक्सरसाइज। एंड आप कुछ योगा आसन्स जो है वो प्राणायाम जो है वो कर सकते हैं, जिनसे आपकी जो माइंड है उसकी भी ग्रोथ होगी और आप रिफ्रेश फील करेंगे। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि हम पूरा दिन पढ़ते रहते हैं और एंड ऑफ द डे क्या होता है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर जो है वो फिट रहे बिल्कुल। और आप जो है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज भी अच्छे तरीके से कर पाए। बिल्कुल सही। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करते रहना है, और हो सके तो आप योगा आसन्स या कुछ और भी कर सकते हैं जो कि आपके माइंड को भी ग्रो करने में हेल्प करे। और क्या क्या चीजें लास्ट में बताइए, क्या क्या चीजें बिल्कुल करना ही चाहिए बच्चों को ताकि फाइनली वो सिलेक्ट हो जाए। बेसिकली सर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक कंटिन्यू जो है वो तैयारी करते रहना है, मॉक टेस्ट को लगाते रहिए, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जो चीज उस पर फॉलो करना है। अगर आपको हो सके तो कुछ सेल्फ मोटिवेशन बुक्स भी आती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हम कहते हैं, बिल्कुल। तो आप हो सके तो वो भी आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि आपको जो पर्सन्स हैं जो जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है उनकी लाइफ के बारे में पता लगे कि हाँ हमें लाइफ का पर्पस, जो सोल पर्पस है वो क्या है हमारा। क्योंकि हम जॉब लेके एक जगह बैठ जाएंगे उससे आगे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेसिकली लाइफ का जो पर्पस है वो भी पता होना चाहिए, और उसके साथ ही आपको आगे कंटिन्यू करना है, ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। अगर दिक्कत आए तो आपके पास पता हो कि हाँ इसका सोल्यूशन भी जो है कुछ ना कुछ है। तो उसके साथ ही आपको चलना है। बाकी आप एक्सरसाइज करिए रेगुलर, हो सके तो न्यूज़पेपर, मैं कहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए ताकि आपकी इंग्लिश भी काफी इंप्रूव हो। क्योंकि हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम लोगों में मैंने देखा कि हम इंग्लिश उतनी ही पढ़ते हैं जितनी हमें एग्जाम में आती है, उससे ज्यादा हम ना पढ़ना चाहते हैं ना कुछ गेन करना चाहते हैं। तो अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता भी होगा कि क्या है और आपकी वोकैब भी अच्छी होगी।
तो ये सारी चीजें जो है, ये अगर हम एक देखें पैकेज में, तो ये सभी चीजें जो है वो आपको हेल्प करेंगी एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है, कई बार हम क्या कहते हैं कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो इसका कोई गेन नहीं है। कहीं ना कहीं लाइफ के किसी पॉइंट में आके आपको वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी जरूर। वो बस आपको इसी तरीके से चलते रहना है और कोशिश करते रहना है ताकि आप आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। तो लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा, आपका मोटिवेशन क्या था? मतलब किससे बहुत ज्यादा आपने मोटिवेट हुए? किससे होता है हर लाइफ में मोटिवेशन, एक होता है मेरी लाइफ में ये मोटिवेशन है, आपके लिए मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन सर मेरे लिए हमेशा यही रहा है कि मुझे कुछ अच्छा करना है और कुछ बड़ा करना है। ताकि जो है मतलब अपनी खुद की ही मैं नजरों में कुछ ना कुछ बन पाऊं। मतलब लाइफ के एंड में मुझे ऐसा ना हो कि मैंने कुछ कोशिश नहीं की है या मैं हार गया। अभी भी कई बार अगर सेटबैक लगता है तो मैं ये नहीं कहता कि हाँ मेरी किस्मत खराब है कुछ। मैं बस यही सोचता हूँ कि हाँ शायद कुछ मेरी मेहनत में कमी रह गई। तो आपको हमेशा अपनी तरफ देखना है। और ये एक चीज हमने देखी है कि हम बाहर देखने लग पड़ते हैं कि हाँ यार वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो बेसिकली आपको जो आपका कंपटीशन है वो आप खुद ही है। बिल्कुल, तो खुद का खुद आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको डेली खुद को ही इम्प्रूव करना है और मोटिवेशन आपको खुद से ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि बाहर से आप मोटिवेशन लेंगे तो आपको 10-15 मिनट के लिए ही रहेगा। उसके बाद जो है आप कहीं ना कहीं फिर से उसी जगह पे आके बैठ जाएंगे। तो अंदर से ही आपको एक मोटिवेशन होनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ते रहें और कुछ ना कुछ कोशिश करते रहें बस, ताकि एट दैट पॉइंट जो है कुछ ना कुछ आपने अचीव किया हो और उस पे आपको जो है होना चाहिए कि हाँ मैंने कोशिश की तो मुझे ये चीज मिली है। काफी सही लगा आपसे बात करके। मैं होपफुली बच्चों को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। तो धन्यवाद विवेक, आप हमारे साथ जुड़े और टेक्स्ट बुक पर आए, बच्चों को अपना फीडबैक दिया, आपने अपना एक अच्छी जर्नी बताया कि किस तरीके से आपने चीजों को समझा। आपने बीटेक लाइन में भी स्टडी किया उस समय जिसमें लोग बीटेक को एंजॉय की तरह लेते हैं, उस समय भी आपने उसमें टाइम निकाल के, क्योंकि एक सेक्रीफाइस, वो कहते हैं ना कि सक्सेस की मीनार जो है सेक्रीफाइस के कब्र पर बनती है। तो आपने सेक्रीफाइस किया उस एज में भी जिसमें आप बीटेक कर रहे थे, जिसमें लोग बीटेक करने शाम में घूमना, ये सारी चीजें, उसमें आपने टाइम निकाला पढ़ा। बाद में फिर अपने जॉब के साथ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि जॉब के साथ कैसे हो सकता, वो भी बैंकिंग सेक्टर में आपने जॉब किया, जिसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टफ काम है। प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग में बहुत टफ काम होता है, मैंने खुद देखा है लोगों को। तो उसके साथ भी आपने साथ साथ में प्रिपरेशन किया और मॉक टेस्ट देते रहे और फाइनली रिजल्ट हुआ और आप काफी अच्छा कर रहे हैं। होपफुली आप लाइफ में और भी बेटर करेंगे और लोगों के लिए एक अच्छा मोटिवेशन साबित होंगे। थैंक यू विवेक आज के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।